हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं योगी आदित्यनाथ और महाकुंभ का जिक्र करूंगा। साथ ही विरोधी दलों का भी संक्षेप में जिक्र करूंगा इस वीडियो में। दरअसल बिहार के सीएम हुए लालू प्रसाद यादव जी, या उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हुए अखिलेश यादव जी, या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, इन लोगों ने कुंभ को लेकर कुछ टिप्पणियां की। इन सबको एक लपेटे में ही योगी ने निपटाने की कोशिश किया। असेंबली के भीतर उन्होंने कुछ वक्तव्य दिए जिसमें मुख्य रूप से विरोधी दलों को टारगेट करना ही था, या सोशल मीडिया पर सक्रिय उन लोगों को टारगेट करना था जो महाकुंभ को के विरुद्ध बोल रहे थे। इसमें उन्होंने बस्ती वगैरह का भी जिक्र किया, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया। इसी क्रम में उन्होंने एक ऐसे सज्जन का भी जिक्र किया जिनकी 13वीं मननी थी और वो उपस्थित हो गए। दूसरे शब्दों में योगी आदित्यनाथ ने विरोधी दलों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कई उदाहरण दिए जिससे कि विरोधी दलों को उनके प्रश्न का जवाब मिल जाए। चूंकि अखिलेश यादव जी लगातार महाकुंभ को लेकर हमलावर थे और मृतकों की संख्या को लेकर वो इशू बना रहे थे। उद्देश्य था कि कहीं ऐसा नहीं कि चुनाव में भारी नुकसान हो जाए समाजवादी पार्टी को, इसको लेकर के वो बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो योगी जी ने असेंबली के भीतर कहा, उससे इन सभी विरोधियों को शांत करने की कोशिश किया, इन सभी विरोधियों को टारगेट किया। जैसे उन्होंने कहा कि गिद्धों को, यानी जिसने जो तला उनके अनुसार महाकुंभ है, जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। जैसे गिद्धों को लाश मिली, सूरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को भी अच्छी व्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, और भक्तों को भगवान मिले। यह असेंबली के भीतर उनके उद्गार थे। दरअसल वो विरोधी दलों में मुख्य रूप से अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी को ही टारगेट कर रहे थे। आप सभी लोग पता है कि जब से महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ था, तब से लेकर के 26 फरवरी जिस दिन उसका समापन हुआ, महाशिवरात्रि के दिन, अखिलेश यादव जी जबरदस्त तरीके से हमलावर थे योगी जी पर, और वो अपना बयान देते रहते थे। कभी मृतकों की संख्या को लेकर, मिल्कीपुर उपचुनाव में भी उन्होंने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया था। तो कभी भीड़ को लेकर के, कभी व्यवस्था को लेकर के, तमाम तरह की बातें वो जरूर किया करते थे। एक्चुअली वो मन में बैठा हुआ डर था कि कहीं ऐसा ना हो मुस्लिम परस्ती या एक खास तबके को समर्थन देने से उनका वोट बैंक खिसक जाए, जो पीडीए का नारा वो ध्वस्त हो जाए। खास करके मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद उसके जो परिणाम आए योगी जी के फेवर में या बीजेपी के फेवर में, वो भी रिकॉर्ड मतों से जो जीता, उसमें उसके बाद अखिलेश यादव जी के तेवर बिल्कुल बदल गए थे। यहाँ दिल्ली में भी वो भले ही अरविंद केजरीवाल के साथ प्रचार किए हों, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार गई। इस प्रकार से अखिलेश यादव जी को लगने लगा कहीं 2027 में यूपी का चुनाव भी ना हार जाएं। इस वजह से उन्होंने उलझुल बातें करना शुरू कर दिया। जैसा मैंने बताया, वो 3 चीजों को लेकर के हमलावर थे, यानी भीड़ की संख्या को लेकर के, दूसरा जो मरे हुए लोग थे उनकी संख्या को लेकर के, यूपी सरकार के आंकड़ों पर उनको भरोसा नहीं था, और तीसरा जो था वो व्यवस्था को लेकर के, यानी महाकुंभ में जैसे वो केवल खाली पुल दिखा रहे थे, तब जब बिजली की तारें अभी बिछी नहीं थी, उसी समय उन्होंने पोस्ट किया था, अरे भाई इस सब में मतलब महाकुंभ शुरू होने के पूर्व सारी व्यवस्था कर दी जाएगी, ऐसा योगी जी का मानना था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई गंगा में डुबकी लगाने से क्या रोजगार मिलता है। उधर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये सब फर्जी है। ममता बनर्जी ने ये महाकुंभ को मृत्यु कुंभ करार दे दिया असेंबली के भीतर।
तो इस प्रकार से सब लोग किसी न किसी तरह से महाकुंभ को टारगेट करने में लगे हुए थे। लेकिन सच्चाई यही है कि भाई अब कुछ लोगों ने तो आगे बढ़ करके खुद ही इसका जवाब दिया। भाई जिसके घर के लोग मरे हैं वो मीडिया के सामने आते, वो आकर के कुछ बोलते। मीडिया के सामने वो क्यों नहीं आए, आकर के क्यों नहीं बोले? बोलते तो उससे पोल पट्टी खुलती। तो इसके बाद मुझे लगता है नेताओं की खामोशी, नेताओं में खामोशी छा गई। दूसरे शब्दों में नेता बोलने से बचते रहे। चूंकि लोग मुखरित नहीं हुए, इसलिए इनको डर ये लगता है कहीं चुनाव में ये हार न जाए। 2027 से 2029, 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है, 2029 में लोकसभा का चुनाव है, इधर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, दिल्ली तो हो चुका, और 2026 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं। इन चुनाव में कहीं बीजेपी को फायदा न मिल जाए, इसको लेकर के विरोधी दल खास करके बहुत मुखरित है। आज तमिलनाडु में हिंदी हटाओ यानी गेट आउट हिंदी के नारे के साथ जो है उस पर सिग्नेचर करने लोग पहुंचे हुए थे। प्रशांत किशोर ने उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने सिग्नेचर किया। और डीएमके इंडी गठबंधन का एक अहम हिस्सा है, तो देखना यह आगे इसका क्या प्रभाव होता है। वो भी चुनावी स्टंट ही है, चुनाव के मद्देनजर ही सारी खुराफात की जा रही है। दूसरे शब्दों में योगी जी के इस प्रहार से निश्चित रूप से विरोधी दलों को करारा जवाब तो मिला ही है। महाकुंभ को लेकर के जो अनाप शनाप बातें कर रहे थे उस पर खामोशी भी छा गई है। अब आगे वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से काफी दुष्प्रचार किया जा रहा था। इन सब को निशाने पर लेते हुए योगी जी ने इन सब पर जबरदस्त प्रहार किया। दूसरे शब्दों में फिर से मैं दोहरा देता हूं, उन्होंने महाकुंभ के आयोजन को लेकर के जो बातें विरोधी दल कह रहा था या कर रहा था, वो उसको लेकर के उन्होंने उनको टारगेट किया और कहा कि वहां जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। जैसे गिद्धों को लाशें मिली, केवल लाशें मिली, सूरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, सज्जनों को सज्जनता मिली, इसके पहले आस्थावानों को पुण्य मिला, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अच्छी व्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। ये उनका कथन था असेंबली के भीतर, यानी जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर ये वक्तव्य दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य था विरोधी दलों को टारगेट करना। उनको पता ही है भाई अब ये सब लाइव प्रसारण इसका होता है तो मीडिया वाले दिखाएंगे जरूर इसको, तो उन्होंने अपनी भड़ास जबरदस्त तरीके से निकाली। देखना है 2027 के चुनाव में इसका कितना लाभ बीजेपी को हो पाता है, ये तो आने वाले समय में ही बताएगा। एक्चुअली ऐसा है, बीजेपी का जो लक्ष्य है वो ये है 2027 और 2029 के चुनाव में भारी भरकम बहुमत के साथ वापसी करना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिनी प्रधानमंत्री कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में सरकार की वापसी निश्चित रूप से बीजेपी के एक निशाने पर होगा। इसके बाद हो सकता है 5 साल और अगर मिले 2027 के बाद तो अखिलेश यादव काफी कमजोर भी पड़ जाएं। ये भी हो सकता है कि मायावती जी का कुछ उभार हो 2027 में चुनाव के बाद, यानी 2032 में जो अगला चुनाव होगा उस समय तक हो सकता है मायावती जी कुछ रिग्रुप करें और उनको कुछ ताकत मिले। देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या होता है। इसी प्रकार से 2029 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में चूंकि 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई थी और अपने सहयोगी कांग्रेस को उसने 6 सीटें जितवा दिया था, तो थोड़ा सा दिमाग उसका बदल गया था या चढ़ गया था। उसको योगी जी को लगा कि उसको उतारना जरूरी है उस नशा को, चूंकि इनको इस बात का घमंड हो गया है झूठा प्रचार करके हमने वोट तो हासिल कर लिया, इसको मेंटेन कैसे किया जाए। तो 2027 में इसी को दिखा करके ये मेंटेन करना चाहते हैं। खैर आगामी आने वाले समय में क्या होता, लोग क्या सोचते हैं,
ये तो वक्त ही बताएगा। हम लोगों की भी नजर इस पर रहेगी। धन्यवाद।